नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पुरोहित। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने हिंदू विवाह अधिनियम के एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में मैंने शून्य विवाह को डिटेल से समझा दिया है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से स्पष्ट है, आज हम शून्यकर्णी विवाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम शून्यकर्णी विवाह के टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को मैंने जो लास्ट स्टूडेंट है वे परीक्षा में किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों इस पूरे टॉपिक को मैंने तैयार किया है। तो दोस्तों, लास्ट स्टूडेंट के लिए भी आज का जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, मैंने शून्यकर्णी विवाह को 4-5 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिससे हमें समझने में आसानी हो। दोस्तों, ये 4-5 प्रश्न या बिंदु यदि हम समझ लेते हैं तो हम शून्यकर्णी विवाह को अच्छे से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है दोस्तों, शून्यकर्णी विवाह किसे कहा जाता है। शून्यकर्णी विवाह, शून्यकर्णी विवाह वह विवाह है जो वैध विवाह की श्रेणी में आता है जब तक उसके शून्यकर्णी होने की डिक्री पारित न कर दी जाए। इस प्रकार शून्यकर्णी विवाह विधिमान्य विवाह होता है। दूसरे शब्दों में, शून्यकर्णी विवाह एक पक्षकार के विकल्प पर तो वैध विवाह होता है, किंतु दूसरे पक्षकार के विकल्प पर शून्यकर्णी होता है। अर्थात दूसरा पक्षकार चाहे तो इस विकल्प पर न्यायालय में अर्जी दाखिल कर ऐसे विवाह को शून्यकर्णी घोषित कर सकता है। जब न्यायालय में अर्जी द्वारा ऐसे विवाह को शून्यकर्णी घोषित किया जाता है तो ऐसे विवाह की स्थिति उसी प्रकार की हो जाती है जिस प्रकार एक शून्य विवाह की होती है। इस प्रकार जब तक ऐसा विवाह निरस्त नहीं किया जाता, विधिमान्य विवाह कहलाता है। जैसे ही न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाता है, उसी क्षण ऐसा विवाह प्रारंभतः शून्य विवाह हो जाता है। तो दोस्तों, शून्य विवाह में क्या होता है कि कोई सा विवाह होता है वह प्रारंभ से ही शून्य होता है, अर्थात कानून जो है उस विवाह को मान्य ही नहीं करता है। परंतु दोस्तों, शून्यकर्णी विवाह जो है वह वैध विवाह माना जाता है। अर्थात दोस्तों, प्रारंभ में तो वह वैध विवाह होता है, परंतु दोस्तों किसी भी विवाह के 2 पक्षकार होते हैं, वर एवं वधू। यदि दोस्तों इनमें से किसी एक पक्ष के द्वारा ऐसे विवाह को यदि शून्यकर्णी विवाह घोषित करवाना होता है या वह प्रार्थी होता है, उसके साथ में कुछ गलत होता है, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति या ऐसा पक्षकार विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा शून्य घोषित करवा सकता है। शून्य विवाह विधिमान्य विवाह है। इसमें जो पक्षकार होते हैं उनकी वैधता होती है, वे पति पत्नी माने जाते हैं। और ऐसे विवाह का महत्व हिंदू विवाह अधिनियम में वैध विवाह के समान ही है। इस प्रकार शून्यकर्णी विवाह जो है वह कानून के अस्तित्व में होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं शून्यकर्णी विवाह को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, शून्यकर्णी विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 में परिभाषित किया गया है। अगला बिंदु दोस्तों, क्या शून्यकर्णी विवाह की वैधता वैध विवाह जैसी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर समझा, शून्यकर्णी विवाह विधिमान्य विवाह है जब तक इसे न्यायालय द्वारा शून्यकर्णी घोषित न कर दिया जाए। दोस्तों, शून्यकर्णी का आशय थोड़ा सा और स्पष्ट में कर देता हूं। दोस्तों, जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति जो है वह कपट के द्वारा किसी महिला की सहमति को प्राप्त करता है और ऐसे कपट द्वारा प्राप्त सहमति से उस महिला से वह विवाह कर लेता है। दोस्तों, जब विवाह किया जाता है तो जिस व्यक्ति के द्वारा कपट किया जाता है, छल किया जाता है, वह व्यक्ति ऐसे विवाह को शून्य घोषित नहीं करवा सकता है। परंतु दोस्तों, जो महिला है उसके पास में यह विकल्प उपलब्ध है कि वह ऐसे विवाह को न्यायालय में अर्जी दाखिल करके शून्यकर्णी घोषित करावे तथा अकृतता की जो डिग्री है वह प्राप्त करें। आप समझ गए होंगे कि शून्यकर्णी विवाह जो है उसमें कुछ आधार बताए गए हैं और उन आधारों का यदि हनन होता है तो दोस्तों दूसरा पक्ष जो है वह शून्यकर्णी विवाह घोषित करवा सकता है। अब दोस्तों हम समझते हैं शून्यकर्णी विवाह कब शून्य हो जाता है। जिस पक्षकार के विकल्प पर, जैसा कि मैंने अभी समझाया था कि उस महिला के विकल्प पर ऐसा विवाह शून्यकर्णी विवाह होता है, तो जिस पक्षकार के विकल्प पर ऐसा विवाह शून्यकर्णी विवाह होता है या जिस पक्षकार को ऐसे विवाह को शून्यकर्णी विवाह घोषित करवाने का अधिकार होता है, जब ऐसे पक्षकार द्वारा
न्यायालय में विवाह को शून्यकर्णी विवाह घोषित कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है, तब न्यायालय द्वारा विवाह को निरस्त कर उसी क्षण ऐसे विवाह को प्रारंभतः शून्य विवाह घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों यह पैरा आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आसान भाषा में मैंने इस वीडियो के माध्यम से शून्यकर्णी विवाह को समझाने का प्रयास किया है। शून्यकर्णी विवाह की डिग्री कौन प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों शून्यकर्णी विवाह द्वारा अकृतता की डिग्री वह पक्षकार प्राप्त कर सकता है जिसके विकल्प पर ऐसा विवाह शून्यकर्णी है। तो दोस्तों उदाहरण के माध्यम से आपने समझ लिया था। दोस्तों शून्यकर्णी विवाह को यदि आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें समझनी है। पहला, शून्यकर्णी विवाह जो है वह विधिमान्य विवाह होता है। दूसरा, शून्यकर्णी विवाह के द्वारा जो पक्षकार होते हैं वे पति पत्नी माने जाते हैं। तीसरा, शून्यकर्णी विवाह जो होता है वह वैध विवाह होता है। चौथा, शून्यकर्णी विवाह का कानून में महत्व होता है। पांचवा, शून्यकर्णी विवाह का अस्तित्व कानून में होता है। छठा, जिस प्रकार से शून्य विवाह में एक पत्नी भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती थी, ठीक उसके विपरीत शून्यकर्णी विवाह में पत्नी पति के विरुद्ध भरण पोषण को प्राप्त कर सकती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात दोस्तों, शून्यकर्णी विवाह जो होता है वो प्रारंभ में तो विधिमान्य होता है, पर यदि पक्षकार आगे चलकर ऐसे विवाह को शून्यकर्णी घोषित करवाने के लिए न्यायालय में डिक्री प्राप्त करता है तो ऐसे विवाह को अकृतता की डिक्री के द्वारा शून्य घोषित करवाया जा सकता है, शून्यकर्णी बनाया जा सकता है। शून्यकर्णी विवाह के आधार धारा 12(1) में बताया गया है कि विवाह चाहे अधिनियम के पारित होने के पूर्व हुआ हो या बाद में, इन आधारों में से किसी भी एक आधार पर भी शून्यकर्णी होगा और अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल या शून्य किया जा सकता है। दोस्तों शून्यकर्णी विवाह जो है वह धारा 12 में परिभाषित है। 12(1) में शून्यकर्णी विवाह के आधार बताए गए हैं और 12(2) जो है उसके अंदर शून्यकर्णी विवाह के कुछ आधार जो हैं उनके अपवाद बताए गए हैं कि किस सीमा के भीतर भीतर इन आधारों के उल्लंघन के ऊपर आपको न्यायालय में जाना होता है। इस प्रकार 12(1) में शून्यकर्णी विवाह के आधार हैं और 12(2) में इन आधारों के कुछ अपवाद हैं। आइए अब हम शून्यकर्णी विवाह के आधार जो है वह देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला आधार है नपुंसकता। धारा 12(1) क में बताया गया है कि यदि विवाह का कोई भी पक्षकार नपुंसक है या संतानोत्पत्ति में असमर्थ हो, वहां विवाह को अकृतता की डिक्री के द्वारा विवाह बातिल किया जा सकता है। दोस्तों नपुंसकता का अर्थ यह होता है लैंगिक संभोग की स्थायी और अस्थायी अक्षमता से है। दूसरा आधार है दोस्तों ख, यदि विवाह धारा 5 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है। दोस्तों आपने वैध हिंदू विवाह की जो आवश्यक शर्तें हैं वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में समझी होगी, पढ़ी होगी। तो उनमें धारा 5 का खंड जो 2 था उसमें 3 चीजें बताई गई थी। पहला था स्वतंत्र सहमति में असमर्थ। दूसरा था स्वतंत्र सहमति में तो असमर्थ है परंतु वह इस प्रकार से अयोग्य है कि वह संतान भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। और तीसरा है दोस्तों यदि उसे मिर्गी का दौरा आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से धारा 5 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शर्त में से किसी भी शर्त का यदि ऐसा कोई आधार है तो पक्षकार जो है वह शून्यकर्णी विवाह के लिए न्यायालय में जा सकता है। आइए हम इसे और अच्छे से समझते हैं। धारा 12(1) ख में बताया गया है कि धारा 5 के खंड 2 में वर्णित आधारों या शर्तों का उल्लंघन होता हो तो विवाह को शून्यकर्णी माना जाएगा। ये आधार निम्न है। धारा 5(2) क में बताया गया है कि पागलपन के कारण यदि पक्षकार विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ हो। दूसरा है दोस्तों धारा 5(2) ख में बताया गया है कि पक्षकार विधिमान्य सहमति देने में असक्षम होने पर भी इस हद तक मानसिक विकार से ग्रसित न हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए भी अयोग्य हो। दोस्तों यदि ऐसा होता है तो पक्षकार जो है वह न्यायालय में जा सकता है और इस आधार पर या फिर इस आधार पर या फिर इस आधार पर कोर्ट में वाद संस्थित कर डिक्री को प्राप्त कर सकता है।
धारा 5(2)(ग) में बताया गया है कि यदि पक्षकार को मिर्गी का दौरा पड़ता हो तो ऐसा विवाह जो है वह किसी भी पक्षकार के विकल्प पर शून्यकर्णी माना जाएगा। अगला आधार है दोस्तों कपट द्वारा सहमति। धारा 12(1) की उपधारा ग में बताया गया है। दोस्तों इस पेरा को यदि हम सामान्य भाषा में समझें तो विवाह के लिए सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 5 है उसमें आपने वेद विवाह की आवश्यक शर्तों को समझा था। तो कुछ समय पहले दोस्तों जब बाल विवाह अवरोध अधिनियम नहीं बना था उससे पूर्व उसमें एक शर्त यह थी कि यदि बाल विवाह हो रहा है तो बाल विवाह करते समय ऐसे जो पक्षकार हैं उनके माता पिता या उनके संरक्षक जो है उनकी सहमति लेना आवश्यक होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि ऐसे संरक्षक की सहमति या फिर पक्षकार जो है वे वयस्क हैं तो उन वयस्क पक्षकारों की सहमति कपट द्वारा प्राप्त की गई है, बल के द्वारा प्राप्त की गई है, या फिर उन पक्षकारों को कर्मकांड की प्रकृति के बारे में या फिर अनावेदक प्रत्यर्थी अर्थात सामने वाला पक्ष है उससे संबंधित किसी भी बात को छुपाकर या ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में कपट के द्वारा विवाह के लिए सहमति प्राप्त की गई है, या तो वो अर्जीदार से प्राप्त की गई है या फिर यदि बाल विवाह की स्थिति है तो ऐसे संरक्षक के द्वारा प्राप्त की गई है, तो वह विवाह शून्यकर्णी विवाह माना जाता है। अब दोस्तों कपट द्वारा जो सहमति प्राप्त की जाती है उसके लिए कुछ अपवाद जो है वे भी धारा 12 में दिए गए हैं। धारा 12(2) में बताया गया है कि धारा 12(2) क के अनुसार उपधारा 1 के खंड ग अर्थात दोस्तों कपट वाला जो पेरा है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। उपधारा 1 के खंड ग में बताए गए आधार अर्थात कपट द्वारा सहमति के आधार पर शून्यता या अकृतता की डिक्री हेतु अर्जी न्यायालय द्वारा तब ग्रहण नहीं की जाएगी यदि धारा 12(2) क का उपपेरा 1 में बताया गया है कि यदि ऐसी अर्जी बल प्रयोग हो जाने या कपट का पता चल जाने के 1 वर्ष से अधिक समय के बाद प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि ऐसा जो विवाह है वह कपट के द्वारा हुआ है और फिर भी दोस्तों वह 1 वर्ष से अधिक समय का विलंब कर देता है न्यायालय में पहुंचने के लिए, तब दोस्तों वह न्यायालय में ऐसी अर्जी को दाखिल नहीं कर सकता है। न्यायालय द्वारा ऐसी अर्जी को ग्रहण नहीं किया जाएगा। उपधारा 2 में बताया गया है यदि दोस्तों उसे पता चल गया है कि उसका जो विवाह हुआ है वह बल के द्वारा हुआ है, कपट के द्वारा हुआ है, और फिर भी दोस्तों वह दूसरे पक्षकार के साथ में अच्छे से रहता है, पति पत्नी के रूप में रहता है और दोस्तों पूर्ण सहमति से रहता है, तो ऐसे में दोस्तों न्यायालय के द्वारा जो डिक्री है वह पारित नहीं की जाएगी और ऐसी अर्जी जो है वह न्यायालय में ग्रहण नहीं की जाएगी। इस प्रकार कपट द्वारा सहमति के 2 अपवाद हो गए। शून्यकर्णी विवाह के लिए अगला आधार है दोस्तों घ प्रत्यर्थी अर्जीदार से भिन्न व्यक्ति द्वारा गर्भवती। धारा 12(1) घ में बताया गया है कि यदि प्रत्यर्थी विवाह के समय प्रार्थी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी तो वह विवाह शून्यकर्णी होगा, परंतु इसके लिए कुछ शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है जिनके विषय में धारा 12(2) ख में उल्लेख किया गया है। क्या शर्तें दोस्तों, क्या अपवाद है दोस्तों? पहला है पत्नी विवाह के समय गर्भवती थी, तो दोस्तों जो प्रार्थी है उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जब उसका विवाह हुआ था उस समय उसकी पत्नी जो है वह गर्भवती थी। दूसरा, पत्नी प्रार्थी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी, दोस्तों इस बिंदु को भी पति को सिद्ध करना होगा। तीसरा बिंदु दोस्तों, प्रार्थी विवाह के समय उक्त तथ्य से अनभिज्ञ था, दोस्तों इस चीज को प्रार्थी को सिद्ध करना पड़ेगा कि जब उसका विवाह हुआ तब उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। चौथा बिंदु दोस्तों, विवाह को निरस्त करवाए जाने की कार्यवाही अधिनियम के पूर्व के विवाह के संबंध में अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर तथा अधिनियम के बाद के विवाह के संबंध में विवाह तिथि से 1 वर्ष के भीतर ही न्यायालय में संस्थित की गई हो। ऐसा दोस्तों धारा 12(2) उपधारा ख उपधारा 2 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि यदि कोई विवाह इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व हो गया है और ऐसे में कोई व्यक्ति यदि उपरोक्त आधार पर
जो घ आधार है अर्थात प्रत्यर्थी अर्जीदार से भिन्न व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी, इस आधार को लेकर वह न्यायालय में जाता है तो उसे इस अधिनियम के पारित होने से 1 वर्ष के भीतर न्यायालय में जाना पड़ेगा। और यदि दोस्तों अधिनियम पारित होने के बाद में उसका विवाह हुआ है तो उसे अपने विवाह के 1 वर्ष के भीतर अर्थात विवाह तिथि से 1 वर्ष के भीतर दोस्तों उसे न्यायालय में ऐसी कार्यवाही को संस्थित करना पड़ेगा, तभी वह ग्रहण की जाएगी। 5वां बिंदु दोस्तों, प्रार्थी ने उक्त तथ्य की जानकारी के बाद वैवाहिक संभोग नहीं किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से शून्यकर्णी विवाह को आज के वीडियो के माध्यम से हमने अच्छे से समझ लिया है। एक बार मैं शॉर्ट में आपको शून्यकर्णी विवाह को समझा देता हूँ। शून्यकर्णी विवाह वैध विवाह है। शून्यकर्णी विवाह एक पक्षकार के विकल्प पर तो वैध विवाह है, किंतु दूसरे पक्षकार के विकल्प पर ऐसा विवाह शून्यकर्णी घोषित करवाया जा सकता है। तीसरी चीज दोस्तों, शून्यकर्णी विवाह के 4 आधार बताए गए हैं धारा 12 की उपधारा 1 में। क नपुंसकता, ख यदि धारा 5 के खंड 2 का उल्लंघन होता है, ग कपट द्वारा सहमति यदि प्राप्त की जाती है, और घ यदि प्रत्यर्थी अर्जीदार से भिन्न व्यक्ति द्वारा गर्भवती हो। इस प्रकार से 4 आधार शून्यकर्णी विवाह के लिए बताए गए हैं। अब दोस्तों यदि कपट द्वारा सहमति जो है उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए कोई पक्षकार न्यायालय में तभी जा सकता है जब वह ऐसे कपट की जानकारी से 1 वर्ष के भीतर न्यायालय में जाए। दूसरा बिंदु दोस्तों, ऐसे कपट की जानकारी के बाद वह दूसरे पक्षकार के द्वारा पूर्ण सहमति से या फिर पति पत्नी के रूप में न रहा हो, तभी वह न्यायालय में जा सकता है। इस प्रकार से 2 अपवाद जो है वे कपट द्वारा सहमति के हैं, जिन्हें धारा 12(2) क में परिभाषित किया गया है। धारा 12 की उपधारा 1 घ जो आधार था हमारा, प्रत्यर्थी अर्जीदार से भिन्न व्यक्ति द्वारा गर्भवती, तो दोस्तों उसके भी अपवाद हैं, जिन्हें धारा 12 की उपधारा 2 के खंड ख में परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यदि इस आधार पर कोई पक्षकार न्यायालय में जाता है तो उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह उक्त तथ्य से अनभिज्ञ था। ऐसी कार्यवाही अधिनियम के पूर्व के विवाह के संबंध में अधिनियम पारित होने से 1 वर्ष के भीतर तथा अधिनियम पारित होने के बाद हुए विवाह में विवाह तिथि से 1 वर्ष के भीतर कार्यवाही को न्यायालय में संस्थित किया गया है। तीसरा चीज उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उक्त तथ्य की जानकारी के बाद वैवाहिक संभोग नहीं किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों आसानी से आप शून्यकर्णी विवाह को समझ गए होंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।